हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एमपीडीएस और उसमें हमने डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल फीचर, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे उसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 फार्माकोथेरेपी, नंबर 3 ऑल्टरनेटिव हीट एंड कोल्ड थेरेपी, नंबर 4 फिजियोथेरेपी एंड नंबर 5 इंट्राओरल अप्लायंसेस। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में। Education and instruction. There are number of simple yet effective things that the patient can do at home to reduce muscles fatigue, spasm and pain. और उसकी वजह से मैक्सिला और मैंडिबल का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और उसको खाना खाने में कम दिक्कत या परेशानी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब पेशेंट आपके पास आता है आप उसको एजुकेट करिए, आप उसको बताइए, आप उसको सही से एग्जामिन करिए ताकि आप उसको बता सकें कि एग्जैक्टली उसको किस मसल में पेन है और उसके लिए उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो वो प्रिकॉशंस को हमने 6 उसमें डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या है कि पेशेंट को हम बोलेंगे कि जब भी वो खाना खाता है वो हमेशा कोशिश करे कि वो एक सॉफ्ट डाइट ले। जब वो सॉफ्ट डाइट लेगा मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो मसल्स का पेन जो है वो खुद ब खुद कम होने लगेगा। दूसरा, पेशेंट को हम बोलेंगे कि कभी भी अगर वो रेस्ट पोजीशन पे बैठता है तो वो ये कोशिश करे कि उसके दांत जो है वो आपस में एक दूसरे से टकराए ना, उसका जो जॉ पोस्चर है वो हमेशा अच्छा रहे। तीसरा, हम उसको बोलेंगे कि अगर वो कॉफ़ी या कैफीन का सेवन करता है तो उसको वो कुछ टाइम के लिए रोक दे। क्यों? क्योंकि कैफीन क्या करता है, आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है और उसकी वजह से वो ज़्यादा टेंस हो जाता है। चौथा, अगर ऐसी कोई स्लीपिंग हैबिट है जो उसके मसल्स पे इफ़ेक्ट कर रही है इन अ बैड वे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि प्लीज़ आप अपनी सोने का जो भी तरीका है आप उसको बदलिए। पांचवा, पेशेंट को बोलेंगे बहुत बड़ा मुंह नहीं खोलें। पेशेंट मुंह कब खोलता है? जैसे कि कभी वो यॉन कर रहा है या फिर कोई वो ऐसा फूड आइटम खा रहा है जिसमें उसको पेशेंट को मुंह बड़ा खोलना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत बड़ा मुंह खोलता है। अब जैसे ही मुंह खोलता है ऑलरेडी उसके मसल्स में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इंक्रीज कर जाती है। तो जो सबसे लास्ट है वो है यूज़ ऑफ मेडिकेशन। अब देखिए प्रॉब्लम है, अगर इन्फ्लामेशन है, अगर वहाँ पे टेंडरनेस है तो हमें दवा की मदद लेनी पड़ेगी और पेशेंट को उसको समझना पड़ेगा कि ये साथ साथ में जाएगा तो ही पेशेंट को ज़्यादा जल्दी और एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा और वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया ही कि मेडिकेशन जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो इसी को हम कहते हैं फार्माकोथेरेपी। सबसे पहले क्या आता है? NSAID। ये क्या करता है? ये जो भी मसल्स में इन्फ्लामेशन है या टेंडरनेस है उसको वो कम करता है, रिड्यूस करता है और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा आता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। जाहिर सी बात है कि मसल्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो हमें कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए जो मसल्स की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करे ताकि जो भी हम ट्रीटमेंट, जो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो। तीसरा है टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी। जैसा कि मैंने पहले ही इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर में आपको बताया है कि ये स्ट्रेस जिस पेशेंट में होता है, जिसमें स्लीप डिस्टर्बेंस होता है जिस पेशेंट में, उसमें भी ये देखने को मिलता है। तो ये क्या करेगा, ये पेशेंट की जो स्लीपिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। तीसरे नंबर पे आता है यूज हॉट और कोल्ड पैक्स।
यानी कि ये बहुत कॉमन होता है कि आपने अपने घर में नानी दादी से भी सुना होगा, हम बोलते हैं अरे मोच आ गई। मोच क्या होता है? स्पाज्म आ गया मसल में, तो वो बोलती हैं कि अरे गर्म पट्टी बांध लो, अरे बर्फ से सेकाई कर लो, बस यही करना है। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, लोग गर्म पट्टी को गर्म सेक लगाने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्म सेक लगाने की वजह से पेन जो है वो इंक्रीज कर गया है, तो आप ठंडा गर्म का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। अब करना क्या है कि इनिशियली आपको गर्म से सेकना है जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपको एक आइस क्यूब लेना है, उसको अच्छे से कॉटन की हैंकी में, या आपके पास कोई कॉटन का दुपट्टा हो या और कोई चीज़ हो, उसमें आपको उसको लपेटना है और आपको उसको फिर वहाँ पे मसाज करना है। आपको मसाज तब तक करना है जब आपको नमनेस वहाँ पे फील होना लगे। अब होता क्या है कि ये आप अगर कंटिन्यू डेली बेसिस पे करते हैं और आपको ये प्रोसीजर अगर आप एक बार करते हैं तो दिन में आपको इसको 3 से 4 बार रिपीट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और बहुत जल्दी पेशेंट को इससे आराम मिलता है। चौथा है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आजकल आप जानते ही हैं कितना कॉमन हो गया है। जब भी आपके मसल्स में या आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है या आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर आपको हाईली रिकमेंड करता है कि ठीक है, आपका जो भी मेडिकेशन है या जो भी आपको हमने एजुकेट किया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन आप फिजियोथेरेपी भी शुरू कर दीजिए। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर एमपीडीएस है तो हम उसमें फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? टेंस थेरेपी दे सकते हैं, जो कि सबसे कॉमन होता है। पैसिव एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लो लेवल अल्ट्रासाउंड, लो लेवल लेजर, इलेक्ट्रोगैल्वेनिक स्टिमुलेशन एंड एक्यूपंक्चर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है आराम महसूस करता है। और सबसे आखिरी में आता है अक्लूजन रिहैबिलिटेशन, यानी कि अगर पेशेंट को कोई माल अक्लूजन है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो इसके पहले हमने जो भी पेशेंट को प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है, फिजियोथेरेपी के लिए बोला है, मेडिकेशन के लिए बोला है, वो सारा कुछ फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पेशेंट का जो इंटरकस्पल अक्लूजन है, जब वो मैस्टिकेटरी मूवमेंट करता है तो वो ठीक है या उसके बीच में वो आता है। दूसरा, पेशेंट की हम पैराफंक्शनल हैबिट्स चेक करेंगे। पैराफंक्शनल हैबिट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्लिंजिंग आता है, ब्रक्सिज्म आता है, नेल बाइटिंग आता है। तो अगर पेशेंट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें भी ओरल अप्लायंसेस जो हैं वो पेशेंट को देते हैं। अगर पेशेंट का हमने ओरल एग्जामिनेशन किया, मेजर डेंटल डिसहार्मनी है, अगर हम देख रहे हैं कि दांत सारे अक्लूजली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, एक दूसरे से सही से अक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसे पेशेंट को फ़ौरन ट्रीट करेंगे। और पेशेंट को जब भी हम कोई भी अक्लूजल ट्रीटमेंट देंगे, ओरल रिहैबिलिटेशन का ट्रीटमेंट देंगे, पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए आपको मिलता है। अब देखिए, आज हमने ये डिस्कस तो कर लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था और मैं ये आपको फिर से कह रही हूँ कि ईटियोलॉजी हमने बहुत सारी मल्टीपल जो है वो डिस्कस की है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास एमपीडीएस का पेशेंट आता है तो उस पेशेंट में, उस पर्टिकुलर पेशेंट में ऐसी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर आप उस पेशेंट की ईटियोलॉजी रिमूव नहीं करेंगे, यानी कि वो वजह रिमूव नहीं करेंगे जिस वजह से उसके मसल्स में स्पाज्म है, तो उसको आप ठीक करने में काफ़ी टाइम ले लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक ना हो। तो ये समझना तभी हो पाएगा जब आप पेशेंट से बात करेंगे, उसकी केस हिस्ट्री को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।